Hello everybody. Today is the fourth lecture of Pharmaceutics 2. The chapter is incompatibilities in prescriptions. Today we will discuss examples of chemical incompatibilities and methods of their correction. उदाहरण जो है केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ की और उसको ठीक कैसे किया जाएगा, उसके मेथड। तो सबसे पहले एल्कलाइडल इनकम्पैटिबिलिटी है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है इसका एल्कलाइडल इनकम्पैटिबिलिटी का, एल्कलाइडल सॉल्ट्स विद एल्कलाइन सब्सटेंसेस। एल्कलाइन मतलब बेसिक। तो एल्कलाइड्स जो है दे आर वीक बेस, कमज़ोर बेस, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। जो एल्कलाइड्स है सीधे रूप से पानी में इनसॉल्युबल है, बट एल्कलाइडल सॉल्ट्स जो हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर। उनके सॉल्ट्स जो हैं वो पानी में घुलनशील हैं। इफ़ दीज सॉल्ट्स आर डिस्पेंस्ड विद एल्कलाइन प्रेपरेशंस, तो अगर इन वीक बेस यानी कि एल्कलाइड्स के सॉल्ट्स को जो कि पानी में सॉल्युबल है उनको डिस्पेंस किया जाए एल्कलाइन प्रेपरेशंस के साथ, जैसे कि स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, अमोनियम एसीटेट, एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया, सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, अमोनियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जो फ्री एल्कलाइड है उस सॉल्ट में इट मे बी प्रेसिपिटेटेड, तो वो अलग हो सकता है फ्री एल्कलाइड जो है, क्योंकि सॉल्ट है ना, एक तो प्योर फॉर्म में एल्कलाइड है, एक सॉल्ट है। तो प्योर फॉर्म में तो वाटर में सॉल्युबल है ही नहीं, लेकिन अगर आप उसका सॉल्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हो तो उसको किसी एल्कलाइन प्रेपरेशंस जिनके नाम अभी हमने लिए हैं उनके साथ अगर आप दे रहे हो, डिस्पेंस कर रहे हो, तो हो सकता है कि भाई वो जो एल्कलाइड है, फ्री एल्कलाइड है, वो उस सॉल्ट में से प्रेसिपिटेट होकर अलग हो जाए। हाउएवर दे आर नॉट ऑलवेज प्रेसिपिटेटेड, पर हमेशा ऐसा नहीं होता, बिकॉज ऑल एल्कलाइड्स आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। क्योंकि सारे के सारे एल्कलाइड जो होते हैं वो कुछ हद तक पानी में सॉल्युबल भी होते हैं। तो एक उदाहरण है, एग्जांपल है स्ट्रिक्निन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन। ये यानी कि आप स्ट्रिक्निन एल्कलाइड हो गया और स्ट्रिक्निन हाइड्रोक्लोराइड जो स्ट्रिक्निन का सॉल्ट हो गया, तो वो सॉल्यूशन फॉर्म में है 6 ml। तो ये एक प्रिस्क्रिप्शन है। और एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया, ये समझ लीजिए आपने एक एल्कलाइन प्रेपरेशन लिख दी, साथ में 4 ml, और पानी है अप टू 120 ml। तो लिखा गया था कि भाई मिक्सचर बनाओ, पेशेंट को देना है। अब जो स्ट्रिक्निन हाइड्रोक्लोराइड है एक एल्कलाइडल सॉल्ट है, ये मैंने बता दिया। एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया एक एल्कलाइन सब्सटेंस है, ये भी मैंने बता दिया। व्हेन दे रिएक्ट टुगेदर, जब ये दोनों मिलेंगे तो स्ट्रिक्निन यानी कि एल्कलाइड गेट्स प्रेसिपिटेटेड बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ स्ट्रिक्निन हाइड्रोक्लोराइड प्रिस्क्राइब्ड इन दिस प्रेपरेशन इज मच मोर देन इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर। फिर से बता देता हूँ कि जो स्ट्रिक्निन है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगी, क्योंकि जो क्वांटिटी लिखी गई है स्ट्रिक्निन की वो प्रिस्क्रिप्शन में वो बहुत ज़्यादा लिख दिया उसकी सॉल्युबिलिटी के अनुसार, अनुपात में। तो जो एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया है इट कंटेन्स नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ अल्कोहल। तो इसमें जो अल्कोहल की मात्रा है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है, विच कैन नॉट डिजॉल्व स्ट्रिक्निन। वो स्ट्रिक्निन को डिजॉल्व कर नहीं सकती। हैंस जो आपका स्ट्रिक्निन है गेट्स प्रेसिपिटेटेड एज डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स। लेकिन जो प्रेसिपिटेट्स उसके बनते हैं वो डिफ्यूजिबल हैं, यानी कि उनको अगर आप घोलोगे तो वो डिफ्यूज़ हो जाएंगे। हैंस फॉलो मेथड ए फॉर प्रेसिपिटेट यील्डिंग कम्बिनेशन। तो पिछले लेक्चर में आपने मेथड ए एंड मेथड बी पढ़ा था, और जो डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स वाला होता है उसमें आपको मेथड ए फॉलो करना होता है। तो आपको यहाँ पे फॉलो करना है मेथड ए करेक्शन करने के लिए। दूसरा आया एल्कलाइडल सॉल्ट्स विद सॉल्युबल आयोडाइड्स। In cough mixture,
खांसी की जो दवाई है, पोटेशियम आयोडाइड इज जनरली प्रिस्क्राइब्ड एज एन एक्सपेक्टोरेंट अलॉन्ग विद टिंचर इपिकैकुलम। आमतौर पे जो एक्सपेक्टोरेंट होता है, जो बलगम बाहर निकालने के काम आता है, तो पोटेशियम आयोडाइड एक एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे लिखा जाता है। उसके साथ साथ लिखा जाता है टिंचर इपिकैकुलम, जिसमें एमेटिन होती है। जो क्वांटिटी है एमेटिन की प्रेजेंट इज़ यूजुअली सो लो, तो इस मिक्सचर में एमेटिन की क्वांटिटी आमतौर पे बहुत कम होती है, दैट इट कैन नॉट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड, ताकि वो पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन शो ही ना कर पाए, टू गेट प्रेसिपिटेटेड एज हाइड्रो आयोडाइड। सिमिलरली व्हेन स्ट्रिक्निन इज प्रिस्क्राइब्ड अलॉन्ग विद सॉल्युबल आयोडाइड्स, और उसी तरह से अगर स्ट्रिक्निन को प्रिस्क्राइब कर दिया सॉल्युबल आयोडाइड के साथ, इट फॉर्म्स ए वेरी इनसॉल्युबल हाइड्रो आयोडाइड। लेकिन ये जो बनाएगी वो बनाएगी बहुत ही इनसॉल्युबल हाइड्रो आयोडाइड। तो प्रेसिपिटेट्स जो होंगे उसके वो होंगे डिफ्यूजिबल, यानी कि हैंस फॉलो मेथड ए फॉर द प्रेसिपिटेट यील्डिंग इंटरेक्शन। ए लिखना भूल गया हूं मैं, फॉलो मेथड ए, क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स हैं। एल्कलॉइडल सॉल्ट्स विद टैनिन्स। अब ये एल्कलॉइड्स, टैनिन्स, ये सब आपको कोग्नोसी में पढ़ाया जा चुका है फर्स्ट ईयर में, तो ये कोई नए शब्द आपके लिए नहीं है। जो एल्कलॉइडल सॉल्ट्स हैं व्हेन कंबाइंड विद ए ड्रग कंटेनिंग टैनिन, तो हमारे एल्कलॉइडल सॉल्ट्स को जब किसी ऐसी ड्रग के साथ कंबाइन करके दिया जाता है जिसमें टैनिन्स है, तो जो एल्कलॉइड्स हैं वो टैनेट्स बना देते हैं रिएक्शन करके, और वो सेपरेट हो जाते हैं डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स के रूप में। तो फॉलो मेथड ए फॉर द प्रेसिपिटेट यील्डिंग इन फ्रैक्शन। द टैनेट्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एल्कलॉइड्स जो है दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, और वो टैनेट्स जो होते हैं वो पानी में घुलनशील नहीं होते। हेंस स्ट्रॉन्ग टी और टैनिक एसिड सॉल्यूशन इज कॉमनली यूज्ड इन एल्कलॉइडल पॉइजनिंग। तो ऐसे केसेस में जब किसी को एल्कलॉइडल पॉइजनिंग हो जाती है तो उसको या तो टैनिक एसिड सॉल्यूशन दिया जाता है या उसको स्ट्रॉन्ग टी देके उस पॉइजनिंग को कम करने की चेष्टा की जाती है। चौथा आया एल्कलॉइडल सॉल्ट्स विद सैलिसिलेट्स। व्हेन क्विनीन कंपाउंड जो है इज कंबाइंड विद सैलिसिलेट्स, यहाँ पे पेन किलर है ये सैलिसिलेट जो आपका एनाल्जेसिक है, इट फॉर्म्स इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स ऑफ क्विनीन सैलिसिलेट। अभी तक तो आप डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट पढ़ रहे थे, लेकिन अब आप पढ़ रहे हो इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट, यानी कि क्विनीन कंपाउंड को अगर आपने किसी सैलिसिलेट के साथ कंबाइन करके देने की कोशिश की तो वो जो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे वो होंगे इनडिफ्यूजिबल। तो फॉलो मेथड बी फॉर प्रेसिपिटेट यील्डिंग कम्बिनेशन। ऐसी कम्बिनेशंस को करेक्ट करने के लिए, ऐसी इनकम्पैटिबिलिटी को ठीक करने के लिए आपको यूज़ करना है मेथड बी। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है उसमें क्विनीन हाइड्रोक्लोराइड है, क्विनीन कंपाउंड के तौर पे 0.12 ग्राम, और सोडियम सैलिसिलेट है 4 ग्राम, और वाटर है 100 ml, ताकि आपको एक मिक्सचर बनाना है। क्विनीन हाइड्रोक्लोराइड ऑन रिएक्शन विद सोडियम सैलिसिलेट फॉर्म क्विनीन सैलिसिलेट, तो वो बना देता है क्विनीन सैलिसिलेट, और दूसरा बनेगा सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। और क्विनीन हाइड्रो सैलिसिलेट जो है विथ गेट्स प्रेसिपिटेटेड एज इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स, तो उसके जो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे वो इनडिफ्यूजिबल बनेंगे, यानी उनको आप अब डिफ्यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए उसको करेक्ट करने के लिए मेथड बी यूज़ करोगे, इसको करेक्ट करने के लिए। ऐसे ही कैफीन साइट्रेट है, यहाँ पे सोडियम सैलिसिलेट है, ये भी एनाल्जेसिक है, यहाँ पे भी मिक्सचर है। कैफीन साइट्रेट जो है वो मिक्सचर है इक्वल वेट्स में कैफीन का और सिट्रिक एसिड का। तो कैफीन साइट्रेट ऑलरेडी एक मिक्सचर है, तो सिट्रिक एसिड जो इसमें प्रेजेंट है कैफीन साइट्रेट में, वो रिएक्ट करेगा सोडियम सैलिसिलेट के साथ और वो बनाएगा सैलिसिलिक एसिड, उसके बनेंगे प्रेसिपिटेट्स। इफ कैफीन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ कैफीन साइट्रेट, लेकिन अगर आप
कैफीन साइट्रेट की जगह पे यानी सॉल्ट की जगह पे केवल कैफीन यूज़ करो, ओरिजिनल कंपाउंड, इट फॉर्म्स ए सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विद सोडियम सैलिसिलेट। तो ये बनाएगा एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स सोडियम सैलिसिलेट के साथ। हेंस सब्स्टिट्यूट कैफीन साइट्रेट विद हाफ एज मच कैफीन एज दैट ऑफ कैफीन साइट्रेट टू फॉर्म ए क्लियर मिक्सचर। तो अगर आपको लग रहा है कि कैफीन साइट्रेट से प्रोडक्ट खराब हो रहा है तो कैफीन साइट्रेट एक सॉल्ट है कैफीन का, तो आप डायरेक्ट कैफीन यूज़ करो, वो भी आधी मात्रा में, तो आपको जो मिक्सचर मिलेगा वो आपको क्लियर मिलेगा। अब आया पांचवा, एल्कलाइडल साल्ट्स विद सॉल्युबल आयोडाइड्स एंड ब्रोमाइड्स। एल्कलाइड्स जैसे कि स्ट्रिक्निन, मॉर्फिन, कोडीन वगैरह, दे फॉर्म इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोब्रोमाइड्स विद सॉल्युबल आयोडाइड्स एंड ब्रोमाइड्स। तो यानी आपके अल्कलाइड्स को अगर सॉल्युबल आयोडाइड्स या ब्रोमाइड्स के साथ आप कंबाइन करके देने की कोशिश करोगे तो आपको इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोब्रोमाइड्स मिलने के चांसेस हैं। और जो ये इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोब्रोमाइड्स आपको मिलेंगे प्रेसिपिटेट्स के रूप में, वो है इनसॉल्युबल। तो फॉलो मेथड ए। एग्जाम्पल 8, पोटेशियम आयोडाइड है, टिंचर ऑफ स्ट्रामोनियम है और क्लोरोफॉर्म वाटर है, मिक्सचर बनाना है। टिंचर स्ट्रामोनियम जो है इसमें है एल्कलाइड विच फॉर्म इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स ऑफ हाइड्रो आयोडाइड विद पोटेशियम आयोडाइड। तो मेथड बी यूज करना है, नॉट मेथड ए। मैंने गलती से लिख दिया है क्योंकि इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स के केस में आपको मेथड बी फॉलो करना होता है उस इनकम्पैटिबिलिटी को ठीक करने के लिए। सॉल्युबल सैलिसिलेट्स इनकम्पैटिबिलिटीज, घुलने वाले जो एनाल्जेसिक हैं उनकी इनकम्पैटिबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबल सैलिसिलेट्स विद फेरिक सॉल्ट। फेरिक सॉल्ट जो है जैसे कि फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, व्हेन इट रिएक्ट्स विद सोडियम सैलिसिलेट इट लिबरेट्स इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स ऑफ फेरिक सैलिसिलेट। तो आपको फेरिक सैलिसिलेट मिलेगा और सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन मिलेगा। तो इनडिफ्यूजिबल होने की वजह से फॉलो मेथड बी। मेक ए मिक्सचर बोला है तो क्या करो, फेरिक क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम सैलिसिलेट टू फॉर्म फेरिक सैलिसिलेट which gets separated as indiffusible precipitates. तो follow method B. In the presence of sodium bicarbonate, अगर सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस हो जाए तो जो प्रेसिपिटेट्स होंगे फेरिक सैलिसिलेट के दे रिमेन सॉल्युबल, तो वो सॉल्युबल हो जाएंगे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस से आपकी परेशानी हल होती है और आपको एक क्लियर मिक्सचर मिलता है। सातवीं एग्जांपल जो है कैफीन साइट्रेट, फिर से एल्कलाइडल सॉल्ट आ गया, 1 ग्राम सोडियम सैलिसिलेट फिर से एनाल्जेसिक आ गया, 3 ग्राम पानी 90 ml, मेक ए मिक्सचर। कैफीन साइट्रेट फिर से वैसे ही कैफीन और वो उसका जो कैफीन का और सिट्रिक एसिड का मिक्सचर है। सिट्रिक एसिड जो है कैफीन साइट्रेट से रिएक्ट करके सोडियम सैलिसिलेट टू लिबरेट सैलिसिलिक एसिड व्हेन गेट्स प्रेसिपिटेटेड। सो इफ कैफीन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ कैफीन सिट्रेट इट फॉर्म्स ए सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विद सोडियम सैलिसिलेट। तो यहाँ पे आप उसको, सॉरी ये गलती से एग्जांपल यहाँ पे आ गई है, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, 10वीं एग्जांपल डिस्कस करनी थी। फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन है 2 ml, सोडियम सैलिसिलेट है 3 ग्राम, सोडियम बाइकार्बोनेट है 8 ग्राम और पानी है 90 ml। तो इसमें डिज़ोल्व करो सोडियम सैलिसिलेट और सोडियम बाइकार्बोनेट को 70 ml ऑफ वाटर में, यानी कि 90 में से 70 ml पानी ले लिया और उसमें 3 ग्राम सोडियम सैलिसिलेट और 8 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट को डिज़ोल्व कर दिया।
ऐड द फेरिक सोल्यूशन। अब पेरिक्लोराइड सोल्यूशन जो 2 ml है वो ऐड करो इसमें। एफरवेसेंस आर प्रोड्यूस, आपको जैसे इनो डालने के बाद पानी में से झाग सी निकलती हुई दिखाई देती है और आपके नाक में वो फीलिंग आती है, वैसा ही कुछ होगा, बुलबुले से उठेंगे। व्हेन एफरवेसेंस हैज सीज, जब वो बुलबुले से उठ रहे हैं और झाग से निकलनी बंद हो जाए, फिल्टर थ्रू कॉटन वूल, तो इस मिक्सचर को फिल्टर कर लो कॉटन वूल के थ्रू एंड पास सफिशिएंट वाटर, और बाकी बचा हुआ 20 ml वाटर इसमें डाल के फिल्टर करके 90 ml बना दो। अब आया सॉल्युबल सैलिसिलेट्स विद एल्कली बाइकार्बोनेट्स। सॉल्युबल सैलिसिलेट्स, घुलने वाले सैलिसिलेट्स, और जो एल्कली है यानी बेसिक बाइकार्बोनेट्स। व्हेन सोडियम सैलिसिलेट जो है इज एडमिनिस्टर्ड ओरली, इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक टू फॉर्म सैलिसिलिक एसिड which is precipitated and may irritate the gastric mucosa causing pain in the stomach। आपके स्टमक में दर्द होगा। क्यों दर्द होगा? इसलिए दर्द होगा कि जब सोडियम सैलिसिलेट को आपने मुंह के द्वारा अपने पेट में पहुंचा दिया, यानी अपने आपके मैदे में चला गया, और आपके मैदे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये आप सबको पता है, साइंस के विद्यार्थी हो तो आपके मैदे में पाया जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बना देगा रिएक्शन करके सैलिसिलिक एसिड, और सैलिसिलिक एसिड के प्रेसिपिटेट्स जो है वो आपके मैदे के अंदर जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा जो वॉल है उसको इरिटेट करेंगे और आपको होगा दर्द। हेंस व्हेन सोडियम सैलिसिलेट इज प्रिस्क्राइब्ड, जब ऐसी किसी स्थिति में डॉक्टर साहब ने सोडियम सैलिसिलेट लिख दिया है तो इट इज यूजुअली गिवन अलॉन्ग विद डबल द क्वांटिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो दुगनी मात्रा में सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दो एज दैट ऑफ सोडियम सैलिसिलेट, ताकि इट विल पार्शली न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक जूस, ताकि वो आपके जो मैदे में गैस्ट्रिक जूस होता है यानी वो तेजाब होता है उसको वो न्यूट्रलाइज कर सके, एंड दस मिनिमाइजिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स ऑफ सैलिसिलिक एसिड। तो जो सैलिसिलिक एसिड के प्रेसिपिटेट्स बनने की फॉर्मेशन यानी विधि है उसको कम किया जा सके। व्हेन सोडियम सैलिसिलेट इज डिस्पेंस्ड इन सॉल्यूशन फॉर्म, और जब इसको सॉल्यूशन फॉर्म में दिया जाता है स्पेशली अलॉन्ग विद अल्कलाइन सब्सटेंसेज लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, खास करके सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो मिक्सचर जो है इट एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, तो ये जो दोनों का मिक्सचर है ये वातावरण में पाई जाने वाली ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड बिकम्स रेडिश ब्राउन इन कलर, रंग बदल गया इसका, रेडिश ब्राउन हो गया। दिस चेंज डज नॉट अफेक्ट द थेराप्यूटिक एफिकेसी और एफिशिएंसी ऑफ द मिक्सचर। कलर बदलने से उसकी ताकत में उसकी शक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मे लीड टू कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ पेशेंट। पर हाँ, पेशेंट के दिमाग में ये आ सकता है कि यार पता नहीं ये क्या हो गया। सो टू अवॉइड दिस, ताकि ये कलर चेंज अगर हो रही है इससे अगर आपको बचना है तो एक कलरिंग एजेंट लाइक लिक्विड एक्सट्रैक्ट ऑफ लिकोरिस, मलट्ठी जो है उसका एक्सट्रैक्ट यानी कि उसका कलर वैसा ही होगा ऑलमोस्ट रेडिश ब्राउन, मे बी एडेड टू डार्कन द कलर ऑफ द मिक्सचर। तो वो पहले ही जो कलर है वो डार्क हो जाएगा और पेशेंट मे बी वार्नड अबाउट दैट कलर चेंज। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, लिक्विड एक्सट्रैक्ट ऑफ लिकोरिस नहीं डालना चाहते हो, तो फिर आप पेशेंट को पहले से बता दो कि भाई ऐसा होने वाला है, तुम्हें उसकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। कलर चेंज कैन बी रिटार्डेड बाई एडिंग एन एंटीऑक्सीडेंट। इस कलर चेंज को आप ऐसे भी बदल सकते हो कि उसमें आप एक एंटीऑक्सीडेंट डाल दो, जैसे कि सोडियम मेटाबाइसल्फाइड 0.1% वेट बाई वॉल्यूम विद द परमिशन ऑफ द प्रिस्क्राइबर। एग्जाम्पल है सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड एंड क्लोरोफॉर्म वाटर। क्वांटिटी आपके सामने है। डिजॉल्व करो सोडियम सैलिसिलेट और सोडियम बाइकार्बोनेट को 90 ml क्लोरोफॉर्म वाटर में, 120 ml आपके पास। अब सोडियम मेटाबाइसल्फाइड डाल दो, डिजॉल्व इट इन द मिक्सचर, घोल दो उसको, फिल्टर द मिक्सचर, उसको फिल्टर कर लो एंड पास सफिशिएंट क्लोरोफॉर्म वाटर। अब बाकी बचा हुआ 30 ml क्लोरोफॉर्म वाटर भी इसमें डाल दो और इसको भी फिल्टर कर लो। सोल्युबल सैलिसिलेट्स एंड बेंजोएट्स विद एसिड्स क्या है? मोस्ट ऑफ द एसिड्स जो है
या एसिड्स के सिरप्स है, जैसे कि लेमन सिरप है, सिट्रिक एसिड है, तो इसलिए वो हुआ एसिड सिरप। डीकम्पोज सोडियम सैलिसिलेट एज वेल एज सोडियम बेंजोएट। तो ये जो एसिड है या एसिड सिरप के अंदर अगर सोडियम सैलिसिलेट या सोडियम बेंजोएट है तो भाई इन दोनों को, सोडियम सैलिसिलेट को भी और सोडियम बेंजोएट को भी डीकम्पोज कर देगा, बना देगा प्रेसिपिटेट्स सैलिसिलिक एसिड के और बेंजोइक एसिड के। दीज प्रेसिपिटेट्स जो है दे आर इनडिफ्यूजिबल इन नेचर। तो जो इनडिफ्यूजिबल नेचर में होने की वजह से आपको मेथड बी यूज करना पड़ेगा प्रेसिपिटेट यील्डिंग इंटरेक्शन के लिए। अब उदाहरण में देख लीजिए, सोडियम सैलिसिलेट है 3 ग्राम, सिरप ऑफ लेमन है यानी कि नींबू का सिरप है यानी कि एसिड हो गया 15 ml, और पानी है। अब सिरप ऑफ जो लेमन जो है इसमें होता है सिट्रिक एसिड, व्हेन इट रिएक्ट्स विद सोडियम सैलिसिलेट सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, वो उसके बनेंगे इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स। तो इस प्रिस्क्रिप्शन को डिस्पेंस करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले फॉलो मेथड बी, ठीक है, फॉर प्रेसिपिटेट यील्डिंग इंटरेक्शन, या फिर कर दो रिप्लेस सिरप ऑफ लेमन फॉर सिंपल सिरप। तो आप सिरप ऑफ लेमन की जगह पे सिंपल सिरप कर दो या टिंचर ऑफ लेमन कर दो, तो आपकी वो जो प्रेसिपिटेट्स इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। सिरप ऑफ लेमन इज प्रिस्क्राइब्ड एज ए फ्लेवरिंग एजेंट। उन्होंने डॉक्टर साहब ने तो उसको एक फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे लिखा था कि नींबू जैसी खुशबू आए, स्वाद आए। तो आप सिंपल सिरप से उसको चेंज कर दो। तो जो सिंपल टिंचर ऑफ लेमन जो है इट विल नॉट अफेक्ट द थेरेपेटिक वैल्यू ऑफ मिक्सचर। आपके मिक्सचर की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका मिक्सचर वही असर करेगा जो आप करवाना चाहते हो। इसमें आया सोडियम सैलिसिलेट 2 ग्राम, कनीन सल्फेट 0.5 ग्राम और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड 2 ml। अब जो कनीन सल्फेट है वो एल्कलाइडल सॉल्ट है, इट इज़ नॉट फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर। ये हम इस चैप्टर के शुरू में ही पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा बहुत होता है ये। इट इज़ इन दिस प्रिस्क्रिप्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ बीन इंक्लूडेड बाय द प्रिस्क्राइबर। यहाँ पे लिखने वाले ने एक सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों लिखा है? प्रॉबेबली टू डिजॉल्व द क्विनीन सल्फेट, ताकि क्विनीन सल्फेट डिजॉल्व हो जाए। बट द प्रिस्क्राइबर ओवरलुक्ड द फैक्ट दैट एसिड वुड डीकम्पोज सोडियम सैलिसिलेट। लेकिन उसने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि भाई प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं है कि जो एसिड है वो सोडियम सैलिसिलेट को डीकम्पोज कर देगा और क्लियर फॉर्मेशन नहीं होगी मिक्सचर की। तो इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ए क्लियर मिक्सचर, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को इसमें छोड़ दो, आपकी इनकम्पैटिबिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर। आई विश आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई आपके पर्सनल क्वेश्चंस हैं, यू कैन आस्क मी पर्सनली बाय सेंडिंग योर क्वेरीज एट माई व्हाट्सएप नंबर। अननोइंगली अगर मेरे से कोई गलती हुई है यहाँ पे, तो जो मेरे को समझ में आ गई वो मैंने बता दी आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते समय। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे ने ध्यान से सुना है और उसको मेरी गलती पकड़ में आई है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे को मेरी गलती के बारे में बताया जाए। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम।